हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब से हम इंसान अस्तित्व में आए हैं तब से लेकर आज तक इस दुनिया में बहुत से साम्राज्य बने और नष्ट हुए हैं। किसी समय पर इन साम्राज्यों का पूरी दुनिया में दबदबा हुआ करता था, लेकिन इनकी महज एक छोटी सी गलती और लापरवाही से ये साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गए और आज के समय में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में बताने वाले हैं जो कि किसी समय काफी ताकतवर और समृद्धशाली थे, लेकिन उनकी कुछ लापरवाहियों के चलते वे किस प्रकार नष्ट हो गए और उनसे हमें आज के समय क्या सबक मिलता है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं। ऑटोमन एक तुर्क साम्राज्य था जिसके संस्थापक उस्मान गाजी थे, जिनके नाम से इस साम्राज्य को सल्तनते उस्मानिया भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत साल 1266 में हुई, जिसके बाद इस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हो गया। ऑटोमन एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इस्लाम को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस साम्राज्य ने लगभग 700 सालों तक राज किया, जिसमें इसका विस्तार लगभग 58 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका था। इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य ने दवाओं को बनाने में भी सबसे बड़ी प्रगति हासिल की और कई प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार भी किया, जिनमें से कईयों का इस्तेमाल आज भी होता है। इस साम्राज्य में साल 1299 से 1922 तक कुल 36 सुल्तानों ने शासन किया। 14वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके तहत ईसाइयों को अपने 20% जवान लड़के राज्य को देने पड़ते थे और छोटे बच्चों को गुलाम और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाधित किया जाता था, लेकिन ये आमतौर पर राज्य की सेवा का काम करते थे। राज्य की सेवा के लिए जाने वाले कुछ लड़कों को सरकारी नौकरी और सेना में भर्ती होने के अवसर भी दिए जाते थे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। दोस्तों, अगर आप विश्व के इतिहास में कई साम्राज्यों को देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें भाइयों, बाप बेटों और दूसरे रिश्तेदारों के बीच राजगद्दी के लिए हत्या और जंग के उदाहरण मिलते हैं, और ऐसे में ऑटोमन सल्तनत भी इसमें पीछे नहीं है, जिसमें अपने सगे लोगों को केवल राजगद्दी के लिए ही मार दिया गया। और ऐसे में इस साम्राज्य के पतन होने के पीछे का कारण भी यही रहा होगा, क्योंकि कत्लेआम के बाद ऑटोमन परिवार में कोई योग्य सुल्तान बचा ही नहीं। वहीं इस साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण ये था कि साल 1600 के दशक की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप में फिर से इकोनॉमिक और डिफेंस पावर कायम करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ तेजी से मजबूत होने लगा, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य व्यापार के मामले में अमेरिका और भारत से मुकाबला करने में कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार अंत में साल 1683 में युआना के साथ लड़ाई में तुर्क हार गया और यही हार उनके पतन का एक प्रमुख कारण बनी। इसके बाद साल 1922 के आते आते ऑटोमन साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होने लगी, जिसकी वजह से पूरे साम्राज्य का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बिजनेस बहुत ही कमजोर होने लगा, जिसका प्रभाव उद्योग धंधों पर भी पड़ा और इसके नतीजे में पूरे सल्तनत की कार्य क्षमता घट गई। इसकी वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप के अधीन हो गया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका अंत हो गया। दोस्तों, रोमन साम्राज्य यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर था। यह साम्राज्य पूरे दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी रोम शहर थी। प्राचीन रोमन साम्राज्य पहले एक गणतंत्र राज्य था, जहां सेनेटर यानी कि लीडर्स को निर्धारित समय के लिए ही चुना जाता था। लोकतंत्र होने के कारण यहाँ पर शासक अच्छे से शासन करता था और साम्राज्य का विस्तार करता था, और यही कारण था कि इस दौरान रोमन साम्राज्य मेडिटेरेनियन तक फैल चुका था। लेकिन कुछ समय बाद रोम में सिविल वॉर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जिसकी वजह से यहाँ का गणतंत्र खत्म हो गया और धीरे धीरे ये साम्राज्य मोनार्की में
बदल गया। अगस्तस रोम के पहले राजा बनते हैं जिन्होंने सबसे पहले रोम को सेनेटोरियल और इंपीरियल प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया जा सके। इसके बाद लगभग 2 सदियों तक पूरा रोम साम्राज्य काफी स्टेबल रहा और इसने काफी तरक्की भी की, जिस कारण इस समय को ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ रोम एंड रोमन पीस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान किंग ट्रेजन का रहा। अब आइए दोस्तों जानते हैं रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में। अगस्तस के शासन के बाद रोम के इतिहास में संकट का काल छा गया। साल 235 ईस्वी तक ईस्ट में फारसी साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, जो कि आगे जाकर रोम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। इसके अलावा साम्राज्य के अंदर भी एक गृह युद्ध की स्थिति छा चुकी थी, जिसने रोम के बहुत से शासकों को सुइसाइड करने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए। साल 305 में जब रोम पर कॉन्स्टेंटाइन का शासन हुआ, तब उसने रोमन साम्राज्य को ईस्ट और वेस्ट रोम में विभाजित कर दिया, जिससे कि रोम में काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि जो पूर्वी रोम नेचुरल रिसोर्स और एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड होने की वजह से काफी रिच था और वहां से जो टैक्स और अनाज आता था उसी से पूरा रोमन साम्राज्य चलता था। लेकिन बंटवारे के बाद रोम की हालत काफी खराब हो गई, जिसके बाद इसके पास ना तो अपनी जनता को पालने के लिए पैसे थे और ना ही सैनिकों को, और इस वजह से रोम के लोगों ने इन्हें सहयोग देना भी बंद कर दिया। अब क्योंकि रोम की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब हो चुकी थी और वहाँ के सैनिक भी आलसी हो चुके थे, तो इस चीज का फायदा बाहर की शक्तियों ने उठाना शुरू किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जर्मनी के जनजातियों का रहा। ये लोग पहले से ही रोम पर आक्रमण करते रहते थे, लेकिन जब उनके लिए रोम का इलाका ऑक्यूपाइड करना आसान हो गया, और इस तरह धीरे धीरे 5वीं शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। दोस्तों, मुगल भी उन बड़े साम्राज्यों में से एक है जिसने भारत में लगभग 300 साल तक शासन किया। भारत में साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराकर की। इस इवेंट को इतिहास में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। शुरुआती समय में बाबर के पास दिल्ली और आगरा ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे मुगलों ने अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया। मुगलों के 3 शासक बाबर, हुमायूं और अकबर बहुत ज्यादा उदार रणनीति वाले थे। इन्होंने सभी धर्मों का सहयोग किया और अपने दरबार में हिंदुओं को भी शामिल किया। हिंदुओं को अपने साम्राज्य में शामिल करने में सबसे बड़ा योगदान शहंशाह अकबर का रहा, जिन्होंने हिंदुओं के साथ मैट्रिमोनियल संबंध स्थापित किया और हिंदुओं का विश्वास जीता। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेवा में भी सभी धर्म के लोगों को शामिल किया और साथ में अपनी हिंदू बेगम जोधाबाई के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी बनवाया। उनके धर्म के प्रति उदार नीति के कारण ही ये अपने साम्राज्य को पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और काबुल से लेकर कंदहार तक फैलाने में कामयाब रहे। अब आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। दोस्तों, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां मुगल सल्तनत के बादशाह बनते हैं, लेकिन ये अपने विलासी जीवन में इतने व्यस्त थे कि इन्होंने सल्तनत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मुगल सल्तनत का ग्राफ नीचे गिरने लगा। औरंगजेब के समय तक आते आते मुगल साम्राज्य काफी हद तक खत्म हो चुका था, जिसका कारण औरंगजेब की कट्टरता थी। कहा जाता है कि जब औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा तो उसने भारत के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया और जहाँ तक संभव हुआ उसने वहां पर मस्जिद बनाई। इस वजह से हिंदू लोगों में औरंगजेब और मुगल साम्राज्य की तरफ रोष पैदा हो गया और उन्होंने मुगलों को सपोर्ट करना बंद कर दिया। और यही कारण था कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध ब्रिटिशर्स का साथ दिया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य काफी हद तक कमजोर हो चुका था और उसके बाद जितने भी शासक आए वे ज्यादा ताकतवर नहीं थे और उन्हें ज्यादातर दरबारियों द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। हालांकि उसने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ दिया, लेकिन उस समय तक आते आते मुगलों का सिर्फ नाम ही बचा था और तब तक बहादुर शाह जफर काफी बूढ़ा हो चुका था, जिसके चलते उसके पास अंग्रेजों से लड़ने की ताकत नहीं थी और उसके मरने के बाद ही भारत में मुगलों का अंत हो गया।
दोस्तों, इतिहास में बड़ी से बड़ी सल्तनतें आईं और गईं, जिनमें से कुछ शासक इतने महान थे कि उनका साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, और वहीं कुछ शासक ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने बने बनाए साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अगर गौर से देखा जाए तो एक साम्राज्य का अंत शासन के लालच, गद्दी को हथियाने की गलत नीति, आंतरिक युद्ध और आपसी एकता की कमी के कारण होता है। अगर शासन को अच्छे भाव से और एक साथ सभी विचारों को साथ में लेकर किया जाए तो साम्राज्य फलता फूलता है, वरना महलों और किलों को ढहने में समय नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हमारे निजी जीवन में भी होता है। अगर परिवार के लोगों में मतभेद नहीं है और परिवार का मुख्य सभी को साथ में लेकर चलता है तो उस परिवार में शांति बनी रहती है, परिवार सफल बनता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर परिवार के लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, आपस में लड़ते रहें, तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक ऐसा ही हाल इन साम्राज्यों का भी हुआ। सत्ता की लालच और आपसी मतभेदों ने इन साम्राज्यों को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि बाहर के लोगों के लिए इन्हें सत्ता से हटाना बहुत आसान हो गया, और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से ये साम्राज्य इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। वैसे आप लोग इन साम्राज्यों के पतन का कारण किस चीज को मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।